देखिए एक बार, प्रोसेस, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर, तीनों के अंदर क्या 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 डिफरेंस है मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए, प्रोसेस तो जो है कंटिन्यूस एंड रेगुलर एक्शन होता है। अ कंटिन्यूस एंड रेगुलर एक्शन और सक्सेशन ऑफ एक्शंस टेकिंग प्लेस और कैरिड इन अ डेफिनाइट मैनर। Continuous and regular action or succession of action taking place or carried on in a definite manner and leading to accomplishment of some results। एक कंटिन्यूस एंड रेगुलर एक्शन होता है प्रोसेस, या सक्सेशन ऑफ एक्शंस होता है कि एक के बाद एक एक्शंस लिए जाते हैं, टेकिंग प्लेस और कैरिड आउट इन अ डेफिनाइट मैनर। डेफिनाइट मैनर में जो है ये एक्शंस लिए जाते हैं, एंड इससे होता क्या है, इट इज लीडिंग टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम रिजल्ट्स। कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं इससे। इट इज एन एक्टिविटी विच मे और मे नॉट रिजल्ट इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। जरूरी नहीं है प्रोडक्शन हो या ना हो, बस एक्टिविटी है प्रोसेस। ओके, प्रोडक्शन में क्या होता है? प्रोडक्शन जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच अ प्रोडक्ट इज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस। by which a product is brought into existence। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर। और एग्जाम्पल आप लेना चाहें इसका तो प्रोडक्शन ऑफ टोबैको, जूट, फ्लावर, आयरन ओर, ये सारे आपके अपने इसमें आ गए। एवरी प्रोडक्शन नीड नॉट अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। जरूरी नहीं कि हर एक जो प्रोडक्शन हो रहा है कि वो मैन्युफैक्चरिंग ही हो। प्रोडक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर क्या है? इट इन्वॉल्व सम आर्टिफिशियल प्रोसेस। इसमें कुछ आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है, यहाँ पर नेचुरल होता है। मेन डिफरेंस यही है, it is a natural process and it is a artificial process which adds some more utility to the product। example, tobacco is produced and cigarettes are manufactured। tobacco प्रोड्यूस किया जाता है और फिर इससे सिगरेट मैन्युफैक्चर की जाती है। एवरी मैन्युफैक्चर इज अ प्रोडक्शन। हर एक मैन्युफैक्चर जो है प्रोडक्शन तो होगा, बट नॉट वाइस वर्सा। एवरी एवरी production is not manufacture, but every manufacture is a production। Under excise, manufacture is more relevant since many items of production are either not accessible। प्रोडक्शन के काफ़ी सारे आइटम्स एक्साइसेबल नहीं है और एग्जेम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी। उनको या तो एक्साइसेबल ही नहीं है या फिर उनको ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया हुआ है। ओके, यहाँ से एक बार आप रीड कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। अ प्रोसेस नॉट रिजल्टिंग इनटू एनी न्यू कमोडिटी कैन अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। डिस्कस इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट। ये बोल रहा है कि कोई भी प्रोसेस अंडरटेक किया जिससे न्यू कमोडिटी नहीं मैन्युफैक्चर हुई, नॉट रिजल्टिंग इनटू न्यू कमोडिटी, एक प्रोसेस से कोई न्यू कमोडिटी अराइज नहीं हुई, तो क्या उसको हम मैन्युफैक्चर बोल सकते हैं? तो ये बोल रहा है, मैन्युफैक्चर एज डिफाइंड बाय वेरियस कोड्स इज अ प्रोसेस which results into a new and different article, having a distinctive name, character and use।
However, the Central Excise Law has a concept of deemed manufacture, by virtue of which the processes which are not manufacture per se are deemed to be manufacture as per section 2F of the Central Excise Act 1944. ओके, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हैं? मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेसेस which are incidental or ancillary to the completion of manufactured product. मैन्युफैक्चर के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हैं? मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस incidental or ancillary to the completion of a manufactured product okay. Manufacture includes any process, incidental or ancillary to the completion of a manufactured product which is specified in relation to any goods in the section or chapter notes of the first schedule to the Central Excise Tariff Act 1985 as amounting to manufacture, or which in relation to the goods specified in the third schedule involves packing or repacking of such goods in a unit container, or labeling or relabeling of containers, including the declaration or alteration of retail sale price on it. पैकिंग एंड रीपैकिंग जो है, और यूनिट कंटेनर के अंदर उनको पैक करना, लेबलिंग रीलेबलिंग करना, और साथ में जो है डिक्लेरेशन और ऑल्ट्रेशन ऑफ रिटेल सेल प्राइस ऑन इट, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये डीम्ड मैन्युफैक्चर होती हैं। ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट को मार्केटेबल बनाने के काम में आती हैं, ठीक है। And the word manufacturer shall be strued accordingly and shall include not only a person who employs hired labor in the production or manufacture of excisable goods, but also any person who engages in their production or manufacture on his own account. मतलब एक तो आप हायर लेबर जो लाकर, जैसे फैक्ट्री है वहां पर आप कर रहे हैं मैन्युफैक्चर, और कोई पर्सन है मान लो खुद से ही मैन्युफैक्चर कर रहा है ऑन हिज ओन, ठीक है। द प्रोसेसेस दैट qualify to be manufactured as per clause 2 and 3 of section 2F are termed as deemed manufacture. Thus, if any process which is specified in section or chapter notes of first schedule to the CETA as amounting to manufacture is carried out, goods will be deemed as manufactured. For instance, note 2 of chapter 9 provides that in case of tea or tea waste, blending, sorting, packing or repacking into smaller containers shall amount to manufacture. सिमिलरली मतलब देखिए, आप टी और टी वेस्ट है उसको ब्लेंडिंग कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, पैकिंग एंड रीपैकिंग कर रहे हैं स्मॉलर कंटेनर्स के अंदर, उसको भी मैन्युफैक्चर माना जाएगा। सिमिलरली, इफ एनी ऑफ स्पेसिफाइड प्रोसेसेस that is repacking, relabeling, alteration of retail sale price is being carried out on goods covered in third schedule to CETA, the process will deemed as of manufacture. तो समझ आया कि अ प्रोसेस नॉट रिजल्टिंग इन अ न्यू कमोडिटी वो भी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ठीक है। डीम्ड मैन्युफैक्चर लिख के आना है आपको उसके अंदर। असेंबली वुड अमाउंट टू मैन्युफैक्चर अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 पढ़ चुके हम, एक बार ये खुद से रीड करना। मैसेज स्कूल लिमिटेड हैज 2 units, one in Kanpur and another in Jodhpur. Kanpur unit of manufacturers condensing units which are clear to Jodhpur unit of on payment of appropriate excise duty. Jodhpur unit processes cooling units manufactured locally, affixes the brand name and clears the complete units along with pipe kits, electrical cord, remote control, etc. The department contends that the process being carried out by Jodhpur unit amounts to manufacture as it is not a mere process of assembly, whereas the assessee argues that putting together various duty-paid articles in a cartoon with a brand name to be marked as air conditioner is not a
देखिए शॉर्ट में बताता हूँ क्या हो रहा है। कानपुर यूनिट है, कानपुर यूनिट से कंडेंसिंग यूनिट है वो जोधपुर यूनिट के लिए क्लियर हो रही है। जोधपुर यूनिट जो है अपने आप से एक कूलिंग यूनिट बनाती है, लोकली मैन्युफैक्चर करती है, उस पर ब्रांड नेम अफिक्स करती है एंड क्लियर कर देती है कंप्लीट यूनिट, clears the complete unit along with pipe kits, electrical cord, remote control etc. डिपार्टमेंट बोलता है कि प्रोसेसिंग कैरी ऑन की जा रही है जोधपुर यूनिट के द्वारा, और वो क्या कर रही है, मेयर असेंबली नहीं कर रही है, असेंबली से ज़्यादा कर रही है। बट असेसी बोलता है कि पुटिंग टुगेदर वेरियस ड्यूटी पेड आर्टिकल इन अ कार्टून विद अ ब्रांड नेम टू बी मार्केटेड एज एयर कंडीशनर इज नॉट मैन्युफैक्चर। केवल एक डब्बे में जो है अलग अलग पार्ट रख देना तो वो एयर कंडीशनर और उसको एयर कंडीशनर मार्क कर देना, दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चर। नो प्रोसेस इज इन्वॉल्व एक्सेप्ट दैट नो प्रोसेस इन्वॉल्व एक्सेप्ट दैट ऑल द आइटम्स आर पुट टुगेदर इन वन बॉक्स। अब आपको बताना है कि डिपार्टमेंट का कंटेंशन सही है या नहीं है। तो फेडरल स्लर्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड के मिलता जुलता केस है। यहाँ पर ये बोला गया कि ना तो कंडेंसिंग यूनिट जो है ना कूलिंग यूनिट्स खुद से कंप्लीट है, ना तो कंडेंसिंग यूनिट नॉर कूलिंग यूनिट्स बाय इटसेल्फ वाज कंप्लीट एयर कंडीशनर। जब दोनों को मिलाया जाता है तब एयर कंडीशनर बनता है, एयर कंडीशनर एग्जिस्टेंस में आता है। तो ये बोल रहा है कि द एयर कंडीशनर क्लियर्ड बाय जोधपुर यूनिट वाज कमर्शियली न्यू आर्टिकल। ये एक न्यू आर्टिकल है और इसको जो है मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा, ऐसा बोला गया। Therefore, processing and assembly of various parts and components may amount to manufacture if a new and identifiable product known in the market emerges. ठीक है, which is movable and marketable. Thus, the contention of the department is valid in the eyes of the law. अगला देखिए क्या बोल रहा है। एक एसएससी है, मैन्युफैक्चर करता है वाइट सीमेंट। उसने जो है रिपेयर किया अपने वॉर्न आउट मशीनरीज को, पार्ट्स को सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अपनी वर्कशॉप पे। ठीक है, एंड सच एट इट्स वर्कशॉप सच एज डैमेज रोलर शाफ्ट्स एंड कपलिंग विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स। क्या क्या उसने जो है प्रोसेस करे वो बता रखे हैं। विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, माइल्ड स्टील कटिंग टूल्स, एंगल्स, चैनल, बीम्स एक्सेट्रा। In this process of repair, scrap and iron scrap were generated. ठीक है, scrap and iron scrap जो है वो जनरेट हुए। The assessee cleared this metal scrap and waste without paying any excise duty. उसने क्लियर कर लिया without paying any excise duty. The department issued a show cause notice demanding duty on the said waste, contending that the process of generation of scrap and waste, जो scrap and waste generate हुआ ना, ये मैन्युफैक्चर है एज पर 2F डी मैन्युफैक्चर के हिसाब से। देखिए कोर्ट ने क्या बोला। Apex Court observed that the process of repair and maintenance of the machinery of the cement manufacturing plant in which scrap and iron scrap arise has no contribution or effect on the process of manufacturing of the cement. सीमेंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रहा है तो उससे कोई सीमेंट थोड़ा ना मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये जो चीज, ये जो वेस्ट एंड स्क्रैप अराइज हुआ है ना, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। Further, the definition of manufacture under Section 2F of the Central Excise Act, manufacture includes any process incidental or ancillary to the completion of a manufactured product. Manufacture includes any process incidental or ancillary to the completion of a manufactured product. But the scrap arising in the instant case is not incidental or ancillary to the completion of the manufactured product. ठीक है,
तो स्क्रैप जो अराइज हो रहा है ना तो इंसिडेंटल है ना एंसिलरी टू द कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, rather it is incidental to the process of repair, not manufacture. Thus the contention of the department in the given case is not correct. अगला क्वेश्चन देखिए, मेयर सेलिंग ऑफ ए कमोडिटी मीन्स इट इज मार्केटेबल। क्या मेयर सेलिंग से ये प्रूव हो जाता है क्या ये मार्केटेबल है? एग्जामाइन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द रिसाइडेड केस लॉ। देखिए सबसे पहले तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिल्ली क्लॉथ मिल्स के जजमेंट में बोला था कि in order to become goods it is necessary that an article must be something which can be ordinarily come to market to be bought and sold। ठीक है, तो कोई भी आर्टिकल गुड्स बनने के लिए ये जरूरी है कि वो आर्टिकल जो है ऐसा कुछ हो जो कि ऑर्डिनरली मार्केट में लाके और उसको बेचा जा सके। फिर ये बोल रहा है however the apex court in Union of India versus Indian Aluminium Company Limited held that dross and skimmings are not marketable commodity even if they can be sold to recover some metal, as everything which is sold is not necessarily a marketable commodity as known to the commerce and which it may be worthwhile to trade in। worthwhile होना चाहिए ट्रेडिंग में, ठीक है। जो भी चीज बेच दी गई जरूरी नहीं है वो मार्केटेबल है, बेच तो दी पर वर्थवाइल तो होनी चाहिए ना, उसको बेच के आपको कुछ मिला। द ड्रॉस एंड स्कीमिंग अराइजिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ एल्यूमिनियम आर नथिंग बट वेस्ट और रबिश विच इज थ्रोन अप इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर, जिसको फेंक दिया जाता है। दे आर नॉट मेटल इन द सेम क्लास एज वेस्ट और स्क्रैप। इट मे बी पॉसिबल टू रिकवर सम मेटल फ्रॉम देम एंड देयरफॉर दे कैन बी सोल्ड। Supreme Court held that merely because the dross and skimming are sold to the customers, it cannot be inferred that they are marketable commodity. They are not marketable, as even rubbish can be sold. रद्दी जो होती है, रद्दी उसको बेचते हैं, वो कोई मार्केटेबल नहीं है, ठीक है, रबिश है वो। However, that does not make rubbish a marketable commodity. Thus, mere selling of commodity does not mean that it is marketable, since a commodity can also be sold as rubbish. Marketability means selling of a commodity which is known to the commerce and which may be worthwhile to trade in। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिए। कमोडिटी marketability means selling of a commodity which is known to the commerce and which may be worthwhile to trade in। In view of these decisions, it can be inferred that in order to be marketable, an item should be capable of being bought and sold. However, the item should be something which is worthwhile to trade in and just not refuse scum or rubbish। नेक्स्ट केस देखिए, जैन इंजीनियरिंग लिमिटेड है, मैन्युफैक्चर करती है वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल पैकिंग मशीन्स नोन एज फॉर्म फिल एंड सील मशीन्स। Machines are made to order as all the dimensions of the packing sealing of pouches are provided by the customer। मशीन्स ऑर्डर की जाती हैं, the machines are required to be tested by the engineers of the customers before dispatch to the machine। अब मशीन ऑर्डर की जाती है, मशीन को भेजने से पहले जो है कस्टमर उसको टेस्ट करना चाहता है, कस्टमर के जो इंजीनियर्स हैं उनको टेस्ट करना चाहते हैं। अब कंपनी जो है एक एंट्री कर देती है डेली स्टॉक अकाउंट में RG1 में, ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंस्पेक्शन एंड व्हेन द कस्टमर इज सेटिस्फाइड। मतलब टेस्टिंग हो गई और कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, उसके बाद RG1 में रजिस्टर करा है। द कंटेंशन ऑफ द डिपार्टमेंट इज दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ मशीन इज कंप्लीट बिफोर टेस्टिंग ऑफ मशीन। इसका बोलना है कि टेस्टिंग से पहले ही उसका मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो चुका है एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय कस्टमर, तो मतलब एक्सेप्टेंस से पहले ही जो है मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है। अब बताइए कि डिपार्टमेंट क्या सही है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी कब मानी जाएगी कंप्लीट? डिपार्टमेंट का कंटेंशन यहाँ पे सही नहीं है।
यहाँ पे बोला गया कि अपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व दैट द मार्केटेबिलिटी इज एन एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर चार्जिंग ड्यूटी। जब तक टेस्टिंग नहीं हुई है तब तक कैसे पता पड़ेगा कि मार्केटेबल है या नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द कस्टमाइज्ड पैकिंग मशीन्स वॉज inextricably connected with the मतलब जुड़ा हुआ है with the manufacturing process to the extent that until this process was carried out in terms of the purchase order, the manufacturing process was not complete and the machines were not fit for sale. Hence, the contention of the department stands unjustified. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है ओनली आफ्टर टेस्टिंग the customized packing machines. तो डिपार्टमेंट कंटेंशन इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। B&B लिमिटेड इज मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मेडिसिन बनाती है। ये जो है बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है फिजिशियन सैंपल्स फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। उस पर लिखा हुआ रहता है फिजिशियन सैंपल नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल है। सेल ऑफ फिजिशियन सैंपल्स जो है एक्सप्रेसिवली प्रोहिबिटेड है अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स मेड देयर अंडर। एसएससी बोलता है कि ये जो फ्री सैंपल्स हैं आर नॉट लायबल टू एक्साइज ड्यूटी। और वो क्या रीजन क्या देता है इसके लिए, एज दीज आर नॉट मार्केटेबल। उसका ये बोलना है कि ये मार्केटेबल नहीं है बिकॉज ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में कि इनको सेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, as these are not marketable in view of statutory prohibition, moreover these are only samples, ऐसा वो बोलता है। examine the validity of the assessee's contention with reference to the recited case law। तो इसके अंदर जो है assessee का contention गलत पाया गया था। क्यों गलत पाया गया था देखिए। The contention of the B&B Limited is not correct as per law, as physician samples are accessible and dutiable even if sale is prohibited. The same has been held by the Supreme Court in case of Medley Pharmaceuticals Limited, Supreme Court 2011. Earlier also in case of CCE versus Messrs. Bal Pharma, Supreme Court, the Supreme Court made the following observation. ये बता रहा है कि ये जो ड्रग्स एक्ट 1940 था एंड रूल्स, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था। इसका ऑब्जेक्टिव था टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टैंडर्ड और क्वालिटी। अब इसमें जो कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस डाली गई हैं तो देखिए, द प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ फिजिशियन सैंपल इंटेंडेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू मेडिकल प्रैक्टिशनर एज फ्री सैंपल ऑफ ड्रग्स रूल्स शैल हैव नो बियरिंग और द इफेक्ट द लेवी ऑफ एक्साइज ड्यूटी। इस पर जो है ड्यूटी लगेगी, एक बार आप इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ये चैप्टर आपका होमवर्क है, रीड करना है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। टाइम मिले तो रीड कर लेना एक बार। वैल्यूएशन, पहला क्वेश्चन देखिए। ब्रीफली डिस्क्राइब द सिचुएशंस वेयर ट्रांजैक्शन वैल्यू डज नॉट अप्लाई फॉर कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। तो सेक्शन 4(1)(a) जो है सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 का, वो बोलता है कि फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी satisfied individually and cumulatively for valuing accessible goods on the basis of transaction value। ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू के बनने के लिए 4 कंडीशंस हैं। इन चारों कंडीशन के अलावा अगर है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू असेसेबल वैल्यू नहीं होगी। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है एक्सप्लेन द सिचुएशन वेयर ट्रांजैक्शन वैल्यू डज नॉट अप्लाई फॉर कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। तो ये 4 कंडीशन नहीं है, देन इट डज नॉट अप्लाई। पहली कंडीशन ये होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू का असेसेबल वैल्यू बनने के लिए कि देयर शुड बी गुड्स एंड सच गुड्स शुड बी
for delivery at the time and place of removal. There should be sale of goods. Goods की sale होनी चाहिए. सबसे पहला पॉइंट क्या है? There should be sale of goods. दूसरा पॉइंट है the goods should be for delivery at the time and place of removal. Third, the assessee and the buyer of the goods should not be related persons. Assessee and buyer जो है वो related नहीं होने चाहिए. The price should be the sole consideration for sale. देखिए related नहीं होने चाहिए. Price जो है that should be the sole consideration for sale. और साथ में जो है goods की sale होनी चाहिए. Goods should be for delivery at the time and place of removal. ये 4 conditions हैं. In those cases where any of the above requirements are not fulfilled, transaction value method could not be applied and the assessable value is required to be determined on the basis of central excise determination of price of accessible rules. अब फिर उस पे जो है rules लग जाएंगे. ठीक है. So there should be sale of goods. The goods should be for delivery at the time and place of removal. The assessee and the buyer should not be related. The price should be the sole consideration for sale. Next question देखिए, determine the basis of valuation under section 4 और section 4A of Central Excise Act 1944 in following cases. बताना है आपको इन केसेस में कौन सा जो है बेसिस लेंगे वैल्यूएशन का. पहला है पैकेज प्रोडक्ट्स विद MRP प्रिंटेड मार्क देयरइन एक्सपोर्टेड टू नेपाल. MRP provisions जो हैं they do not apply to export of goods to Nepal. Thus in the given case valuation is to be done as per transaction value and hence section 4 of Central Excise Act जो है वो applicable हो जाएगा. अगर इंडिया के अंदर होता तो MRP provisions से हम लोग कर लेते. नेक्स्ट है पैकेज कमोडिटी कवर्ड अंडर MRP नोटिफिकेशन and also the standard of weights and measures act 1976 unpacked and shown to the customer, tested and then sold to the customer. जैसे मान लीजिए कोई कूलर लेना आया आपके दुकान में, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है आपकी, कूलर लेना आया, कूलर आपका जो है डब्बे के अंदर पड़ा था, कस्टमर आया, उसने बोला कि कूलर को टेस्ट करके दिखाओ. अब MRP जो है आपकी कूलर के ऊपर डब्बे के ऊपर लिखी है. आपने कूलर निकाला, उसको टेस्ट करके कस्टमर को दिखाया, फिर वापस उसको पैक करके उसको दे दिया. ठीक है. तो ये बोल रहा है अब प्री पैकेज कमोडिटी इज वन विच इज परचेज इन अ पैक्ड फॉर्म. प्रोडक्ट्स लाइक रेफ्रिजरेटर्स, AC एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स शुड दो पैक्ड आर शोन टू द कस्टमर, टेस्टेड एंड देन सोल्ड. However, as decided in the case of Whirlpool of India Limited versus Union of India, these products are to be valued at MRP. Hence, Section 4A of the Central Excise Act is applicable. Next, देखिए टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट सप्लाइड इन बल्क टू अ सर्विस प्रोवाइडर विद MRP ड्यूली मार्क्ड. टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट सप्लाई किए हैं बल्क के अंदर, किसको? सर्विस प्रोवाइडर को, और उस पर MRP मार्क करी है. एंड जो परचेजर है, एंड द परचेजर लेंट द इंस्ट्रूमेंट टू इट्स कस्टमर सब्सक्राइबर, ओनरशिप रिटेन करते हुए, ओनरशिप रिटेन करी है. टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट जो हैं बल्क में सप्लाई करे हैं टू अ सर्विस प्रोवाइडर, उस पे जो है MRP मार्क कर दी. फिर उसके बाद जो है टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करे बल्क में सर्विस प्रोवाइडर को, MRP मार्क करके, फिर जो परचेजर है इट लैंड द इंस्ट्रूमेंट्स टू इट्स कस्टमर्स, उसने अपने कस्टमर्स को दे दिया. ठीक है. जैसे BSNL है, BSNL जो अपने लैंडलाइन आपको देता है, लैंडलाइन देता है आपको या मॉडेम देता है, आपको क्या लगता है वो BSNL खुद बनाता है? नहीं, BSNL कहीं बाहर से मंगवाता है. तो BSNL ने कहीं से लिए फिर अपने कस्टमर्स को दे दिए. ओनरशिप उनके पास थी, ओनरशिप BSNL के पास थी, अपने कस्टमर्स को मान लो रेंट पे दी है. तो अब बताना वैल्यूएशन किस तरह से होगा. वैल्यूएशन आपका इसमें जो है सेक्शन 4A के हिसाब से होगा ऑन द बेसिस ऑफ MRP बेसिस पे.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जॉब वर्कर का, और आलोक लिमिटेड सप्लाइज रॉ मटेरियल टू जॉब वर्कर करण आफ्टर completing the job work. The finished products of 5,000 packets are returned to Alok Limited, putting the retail sale price as ₹20 on each packet. ठीक है भाई. The product in the packet is covered under MRP provisions and 40% abatement is available on it. Determine the accessible value. Cost of raw material कितना है? 5,000 इंटू 20. अच्छा, 5,000 पैकेट्स हैं, 20 है हर एक पैकेट के ऊपर, 40% अबेटमेंट दिया जा रहा है. अच्छा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपको दे रखी है, जॉब वर्कर चार्जेस दे रखे हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दे रखे हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और रिटर्निंग द फिनिश पैकेट्स जो हैं वो दे रखे हैं. रॉ मटेरियल के दे रखे हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जॉबर तक ले जाने के लिए, और फिनिश पैकेट्स आलोक लिमिटेड को देने के लिए जो है वो दे रखे हैं. तो सबसे पहले RSP जो है आपका 5,000 पैकेट्स का, 5,000 इंटू 20 माइनस कर दो अबेटमेंट, आपकी असेसेबल वैल्यू जो है वो आ जाएगी. यहाँ पर सेक्शन 4 की डिटेल आपको लेनी नहीं है. सेक्शन 4A जो है ओवरराइड सेक्शन 4. अगर MRP दे रखी है तो सेक्शन 4A यूज करना है. दस द प्रोडक्ट इज अंडर MRP स्कीम, अगर MRP स्कीम में है तो, and the duty shall be payable only as per the provisions of section 4A of the Central Excise Act, that is on the basis of MRP less abatement and not on the basis of material cost plus job charges. क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा ना कि द प्रोडक्ट इन द पैकेट इज कवर्ड अंडर MRP प्रोविजंस, MRP प्रोविजंस लग जाएंगे. अगला क्वेश्चन आपका डिपो ट्रांसफर वाला है. इसमें बोल रहा है कि सुरेश इंजीनियर्स लिमिटेड है, इसने अपने गुड्स रिमूव किए फैक्ट्री से 20 अप्रैल 2015 को फॉर सेल फ्रॉम देयर डिपो एट बड़ौदा. ऑन दैट डेट द नॉर्मल ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स एट लखनऊ फैक्ट्री जो थी वो 35,000 थी, वाइल नॉर्मल ट्रांजेक्शन वैल्यू एट बड़ौदा डिपो वॉज 33,000. रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी दे रखी है. द सेड गुड्स वर सोल्ड फ्रॉम बड़ौदा डिपो ऑन 15 मई. On that date, the normal transaction value at Baroda depot was this, and rate of duty this. Suresh Engineers Limited paid the duty on 35,000 at the rate 12.5%. ठीक है. The Central Excise Department claimed that Central Excise duty should be levied at 16%. यार जिस दिन रिमूव करा है उस दिन की रेट देखेंगे ना. यहाँ पर डिपार्टमेंट क्लेम गलत है, आप लोग एक बार रीड कर लेना, आपको पता ही होगा ये वाला डिपो ट्रांसफ़र का. ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है. क्वेश्चन 5 इजी है, क्वेश्चन 6 होमवर्क है. क्वेश्चन 7 आपका हो जाएगा. सेल प्राइस दे रखी है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस ऐड हो जाएंगे, वारंटी चार्जेस ऐड हो जाएंगे, माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ ड्यूरेबल एंड रिटर्नेबल पैकिंग, ये भी आ जाएगा. ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ABC लिमिटेड वर्कड आउट टू ₹350 पर पीस.
Out of the total produced pieces, company sold 120 pieces at the rate ₹700 per piece. 350 बनाए, 120 बेचे at the rate 700 per piece to industrial consumers. 70 pieces जो है वो दिए to a central government department at the rate 690 per piece. 70 pieces to a central government department at the rate ₹690 per piece. 210 pieces to a wholesaler at the rate ₹720 per piece. 120 तो दिए एट द रेट 700, किसको? इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को. 350 में से बता रहे हैं. 70 दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को 690 के हिसाब से. 210 दिए होलसेलर को 720 के हिसाब से. एंड 70 दिए 70 पीसेज इन रिटेल एट द रेट 800 पर पीस. 20 पीसेज जो थे वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. फ्री सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. आगे बोल रहा है आउट ऑफ 70 पीसेज सोल्ड टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 20 पीसेज वर रिजेक्टेड बाय देम व्हिच वर सब्सिक्वेंटली सोल्ड टू अदर कस्टमर्स एट द रेट 300 पर पीस without bringing them back into the factory. Balance pieces were in stock. Out of which 25 pieces got damaged and have become unsaleable. बैलेंस पीस जो थे स्टॉक में थे, जिसमें से 25 पीस जो है डैमेज हो गए और अनसेलेबल हो गए. All the above prices are exclusive of excise duty and VAT. The rate of excise duty 12.5%. Calculate the amount of excise duty payable. देखिए एक्साइज ड्यूटी कैसे निकलेगी. इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को कितने पीस दिए? 120 पीस दिए. रेट पर पीस 700 टोटल आ गया. सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने दिए? 70. रेट पर पीस 690. रिटर्न करा ना गवर्नमेंट को 690 पीस दिए. 270 पीस दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को 690 के हिसाब से. 20 पीस रिजेक्ट कर दिए गवर्नमेंट ने. 20 पीस रिजेक्ट कर दिए गवर्नमेंट ने. तो जो पीस गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किए थे उनको सब्सिक्वेंटली आपने सेल कर दिया अदर्स को एट अ लेसर प्राइस. पर उसको भी आप चार्ज करेंगे एट द वैल्यू एट विच द सेम वर फर्स्ट रिमूव बिकॉज द सेम हैव नॉट एंटर्ड बैक इन द फैक्ट्री. देखिए रिमूवल के टाइम पर जो था, रिमूवल के टाइम पर आपने ले लिया रेट, रिमूवल के टाइम पे ले लिया रेट. बाद में भले आपने उनको कम पे सेल किया बट आप वापस से फैक्ट्री के अंदर तो लाए नहीं, वापस से तो वो रिमूव हुए नहीं. तो जो एक बार ले लिया रिमूवल के टाइम पे वो ही रेट रहेगा. तो यहाँ पर 70 690 के हिसाब से ही कर देंगे. होलसेलर का कर देंगे, रिटेलर का कर देंगे, अदर का कर देंगे फ्री सैंपल. फ्री सैंपल रूल 4 जो है सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन का, तो वो बोलता है कि द रेट ऑफ value of accessible goods shall be based on the value of such goods sold by the assessee for delivery at any other time nearest to the time of removal. नोट 2 देखिए फ्री सैंपल के लिए. पच्चीस पीस अनयूजेबल हो गए थे. यहाँ पर आपको जो है डेट अवेलेबल नहीं है. रूल 4 हमें बोलता है कि नियरेस्ट डेट का ले लेंगे सैंपल के वैल्यूएशन के लिए कि नियरेस्ट डेट में आपका क्या ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी, बट आपको यहाँ पर डेट्स वगैरह दे नहीं रखी है. तो हमने जो है बेस्ट जजमेंट के हिसाब से जो होलसेलर वाला है ना, जो ग्रेटेस्ट एग्री क्वांटिटी में होलसेलर को हमने बेचा है वो ले लिया सैंपल के रिमूवल के लिए रेट. फ्री सैंपल के लिए 720 होलसेलर वाला रेट ही हमने ले लिया. तो असेसेबल वैल्यू आ जाएगी आपकी टोटल. अब इसके ऊपर जो है आप एक्साइज ड्यूटी निकाल लीजिए.
नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल बिटवीन कंपाउंडेड लेवी स्कीम एंड ड्यूटी बेस्ड ऑन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो सबसे पहले तो आपका कंपाउंडेड लेवी स्कीम रूल 15 के अंदर है ऑफ द सेंट्रल एक्साइज रूल 2002, और जो आपका प्रोडक्शन बेस्ड कैपेसिटी वाला है वो है सेक्शन 3A। उसके बाद आप प्रोडक्ट्स देखिए, प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं कंपाउंडेड लेवी स्कीम में, स्टेनलेस स्टील पट्टाज एंड पट्टीज एंड एल्यूमिनियम सर्कल। प्रोडक्शन कैपेसिटी वाले में क्या होते हैं, पान मसाला, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, जर्डा, सेंटेड टोबैको एंड च्यूइंग टोबैको। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स हैं। क्राइटेरिया फॉर लेवी क्या है, अंडर कंपाउंडेड लेवी स्कीम प्रिस्क्राइब ड्यूटीज पेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्टर्स रेलिवेंट टू प्रोडक्शन लाइक साइज, इक्विपमेंट एम्प्लॉयड, प्रोडक्शन कैपेसिटी और सम अदर क्राइटेरिया। प्रोडक्शन कैपेसिटी वाले में क्या है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज पेड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री। ऑप्शनल और कंपलसरी, कंपाउंडेड लेवी स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स कवर्ड अंडर दिस स्कीम। मैन्युफैक्चर चाहे तो ड्यूटी जो है नॉर्मल उससे भी कर सकता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी वाला जो है ये कंपलसरी है इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स कवर्ड, जो इसमें गुड्स दे रखे हैं उनके लिए ये कंपलसरी है, दूसरे मैनर में मैन्युफैक्चर ड्यूटी नहीं पे कर सकता। आगे आपके हैं सनवेट क्रेडिट रूल्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।